हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 8 जो है उसका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। देखिए, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों में समाहित होकर उसका अध्ययन किया जाता है। ये कोई अलग से विषय के रूप में ना पढ़ाया जाए बल्कि सबके साथ में पढ़ाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? देखिए, सीखने के प्रतिफल हम आजकल काफ़ी इसके विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सीखने के प्रतिफल हमें हर कक्षा के लिए अलग अलग उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिसमें ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह है, उसमें भी सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं। इन सब किताबों में हमने जाना है कि सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्याएँ अपेक्षाएँ अलग होती हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना संभव नहीं है। देखिए, पढ़ाना संभव है। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में भी नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता, ये भी बात गलत है। भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाया जाता है। इसका जो ये ऑप्शन है, भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाया जाता है। हमने पाठ में देखा है कि जो भाषा और गणित के जो पाठ हैं शुरू में ही उसमें हमारे आसपास के पर्यावरण के विषय में चित्र दिए गए हैं, उसी के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है हमारे पर्यावरण के विषय में। तो इसका यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने और सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। देखिए, पहला ऑप्शन जो है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ऐसा कोई भी कार्य जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? लिखित परीक्षा, रूब्रिक्स, जैसे मापदंडों का सेट कहते हैं। इसमें एक बहुत सारे मापदंडों का सेट होता है, उस सेट के अनुसार ही हम बच्चों का सीखने की प्रगति के बारे में पता लगाते हैं। मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, ये अलग ऑप्शन है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है रूब्रिक्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रय हैं: रिजर्व आरक्षित करना, रिड्यूस कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिटेन रोक कर रखना। रिकग्नाइज पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो चौथा ऑप्शन है
जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले जो रह हैं वो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है, क्योंकि पाठ्यचर्या का जो सर्जन है वो बच्चा नहीं करता है। पाठ्यचर्या हम उपलब्ध कराते हैं उसे। पाठ्यचर्या वो होती है जो विद्यालय में पूरी क्रियाकलाप सुबह से मतलब विद्यालय खुलने से लेके विद्यालय बंद होने तक की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना ही सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम इस तरह के जो सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देंगे तभी हम सामाजिक गुणों में का विकास बच्चे में कर पाएंगे। इसका तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं, इस चीज़ पे हमें पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में अधिक जोर देना चाहिए, इसे ही शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता, करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, पूछताछ और जांच पड़ताल करना, परिभाषाओं को याद करना। ये पर्यावरण अध्ययन जो है परिभाषा को याद करने पर जोर नहीं देता है। इससे कोई भी पर्यावरण अध्ययन में ऐसा महत्वपूर्ण विषय कार्य को नहीं माना जाता है। परिभाषाओं को याद करने का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि हमें पर्यावरण के ही विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, उसे सुरक्षित रखने के बारे में, उसे बचाने के बारे में। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाता है परिभाषाओं को याद करना, इसका सही ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो अंतर विषयक है। ये पर्यावरण अध्ययन जो है विषय के अंदर ही पढ़ाया जाता है, इसे अलग से प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति प्राथमिक स्तर पर अंतर विषयक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न हमने कर दिए हैं। अब इसे देखते हैं स्कोर। ये हमारा 10/10 स्कोर हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।